हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ में आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया है। ऑप्शन 1, वस्तुओं की विशिष्ट शैली इसके आधार पर किया है। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधता, विशेष कालखंड से संबंध होना, इन सभी विशेषताओं के आधार पर किया है। ऑप्शन डी। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में विशिष्ट शैली की पुरावस्तुओं में मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित की जाती हैं। हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि पर सामान्यतः पुरातत्वविद सहमत है। पुरातत्वविद सहमत हैं 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य। ऑप्शन बी। हड़प्पा का काल निर्धारण पुरातत्वविदों द्वारा 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य किया गया। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रम से आरंभिक तथा प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में तिथि संबंधित संकेत दिए गए हैं और सूची 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। BC का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, AD का एनो डोमिनी, CE कॉमन एरा और BCE बिफोर कॉमन एरा। BC बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व और AD एनो डोमिनी, इसे हिंदी में ईसवी लिखा जाता है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। उल्लेखनीय है कि आजकल AD के स्थान पर CE तथा BC के स्थान पर BCE का प्रयोग किया जाता है। इनमें CE का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। विश्व में अब इन शब्दों का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है। चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। चोलिस्तान शब्द का प्रयोग थार रेगिस्तान से लगे हुए पाकिस्तान के रेगिस्तान क्षेत्र के लिए किया गया है। इसकी गिनती आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियों में की जाती है और यहाँ से 239 बस्तियां प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं, जो कि सही है। हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर पालते थे, यह कथन भी सही है। दोनों ही कथन सही हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से मिले हैं। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल हैं। पुरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलते हैं कि ये सभी जानवर पालतू थे। उल्लेखनीय है कि जंगली प्रजाति के जानवर जैसे हिरन, सूअर तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं, परंतु अभी तक यह नहीं कहा जा सकता कि हड़प्पा निवासी स्वयं इनका शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की भी हड्डियां मिली हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मोहरों पर वृषभ का रेखांकन तथा प्राप्त मृण मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, जो कि सही है। लोथल से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप की प्राप्ति हुई है, यह कथन सही नहीं है। मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप की प्राप्ति लोथल से नहीं, बनावली से हुई है। पुरातत्वविदों को कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यह कथन सही है। सही कथन है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। हड़प्पाई मोहरों तथा मृण मूर्तियों से इसके पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं कि हड़प्पावासी वृषभ से परिचित थे। पुरातत्वविद भी यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता रहा होगा। मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूपों की प्राप्ति बनावली तथा चोलिस्तान के कई क्षेत्रों से हुई है। पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो हड़प्पा के आरंभिक स्तर से संबंध है।
इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए मिलते हैं, जो दर्शाता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें भी उगाई जाती थी। नेक्स्ट है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? यह है खेतड़ी की। हड़प्पा वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तांबे के लिए खेतड़ी तथा सोने के लिए दक्षिण भारत से संपर्क स्थापित किया। इन स्थानों से मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुएं ऐसे संपर्कों की सूचक है। खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के मृदभांड हड़प्पा से भिन्न है तथा ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में हड़प्पाई स्थल दिए गए हैं, वह सूची 2 में कच्चा माल। नागेश्वर तथा बालाकोट से जो है वह शंख प्राप्त किए जाते थे। सोरतुखई से लाजवर्द, लोथल से कार्नेलियन तथा दक्षिणी राजस्थान से सेलखड़ी। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु कच्चा माल विभिन्न स्थानों से प्राप्त करते थे। नागेश्वर तथा बालाकोट से शंख, अफगानिस्तान में सोरतुगई से अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के लाजवर्द पत्थर, और लोथल कार्नेलियन, सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से, और धातु राजस्थान के स्रोतों के निकट स्थित था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कथन दिए गए हैं 3 कि इसमें बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है तथा दूसरा भाग अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है। इसमें भवन निर्माण का कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया, जो नियोजन का बेहतरीन उदाहरण है। और विशाल स्नानागार, ये विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से संबंधित है? तो ये विशेषताएं संबंधित है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो जो है उसका एक भाग छोटा ऊंचाई पर बनाया गया है और दूसरा अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया है। और इसमें भवन निर्माण का कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया, जो कि नियोजन का बेहतरीन उदाहरण है। और विशाल स्नानागार भी यहाँ से मिला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया है, जो कि सही है। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है, यह कथन भी सही है। हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन किया जा सकता था, यह कथन सही नहीं है। मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक भाग अर्थात आंगन का सीधा अवलोकन नहीं किया जाता था। ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पे सही है। हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है और इनमें से कई एक आंगन केंद्रित भवन थे, जिनके चारों ओर कमरे बने थे। हड़प्पावासी एकांतता को बहुत महत्व देते थे, जो उनकी भवन निर्माण पद्धति से भी परिलक्षित होता है। यहाँ भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कथन ए, समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, जो कि सत्य कथन है। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधान सामाजिक भिन्नताओं की ओर भी संकेत करते हैं, यह भी सत्य है। स्वाधानों के साथ विभिन्न आभूषणों की प्राप्ति इस बात का संकेत है कि हड़प्पावासी पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे, यह भी सत्य है। हड़प्पावासी मृतकों के साथ अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे, यह कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वह असत्य कथन है। यद्यपि हड़प्पाई समाधानों में आभूषण तथा अन्य प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को दफनाने के संकेत मिलते हैं, परंतु समकालीन मिस्र की सभ्यता के सापेक्ष हड़प्पा के लोग मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। फेयोंस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फेयोंस का संबंध है बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण। फेयोंस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ था। इस छोटे पात्र हड़प्पाई समाज में सामाजिक विलासिता की वस्तु मानी जाती रही होगी, क्योंकि संभवतः ये कीमती थे और इन्हें बनाना कठिन था। उल्लेखनीय है कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं में केंद्रित मिलती हैं।
संभवतः सोना भी आज की ही तरह कीमती व दुर्लभ था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचयों से मिले थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कार्नेलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था, जो कि सही है। हड़प्पाई स्थल चनहुदड़ो शिल्प उत्पादन से संबंध था, यह भी सही कथन है। सेलखड़ी का प्रयोग भी मनके बनाने के लिए किया जाता था, यह कथन भी सही है। तीनों ही कथन सही है। कार्नेलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था। इसके अतिरिक्त जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फेयोंस और पक्की मिट्टी आदि सभी का प्रयोग मनके बनाने के लिए होता था। चनहुदड़ो शिल्प उत्पादन में संलग्न हड़प्पाई स्थल था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे? शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे नागेश्वर तथा बालाकोट। नागेश्वर गुजरात तथा बालाकोट पाकिस्तान समुद्री बस्तियां थी। ये शंख से बने वस्तुओं, जिनमें चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं, के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। यहाँ से माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान में सहायक है? वे वस्तुएं हैं प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क, अपूर्ण वस्तुएं और कूड़ा करकट सभी। शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया मल तथा कूड़ा करकट को आधार बनाते हैं। उपर्युक्त आधारों पर ही हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को भी शिल्प उत्पादन का केंद्र माना गया है। निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया है? मगान जो है वह ओमान को कहा गया है। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के साक्ष्य मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें संकेत करती हैं कि तांबा संभवतः अरब के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण भी दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकिल के अंश मिले हैं। इसके अतिरिक्त ओमान से एक हड़प्पाई मर्तबान की प्राप्ति हुई है, जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी। मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेसोपोटामिया के लेखों से दिलमुन, मगान तथा मेलूहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है, जो कि सही है। यह मेलूहा से प्राप्त कार्नेलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों के विषय में जानकारी देता है, यह भी सही है। मोर को हाजा पक्षी नाम से वर्णित किया गया है, यह कथन भी सही है। मिस्र को नाविकों का देश कहा गया है, यह कथन सही नहीं है। नाविकों का देश जो है वह मगान को कहा गया है, न कि मिस्र को। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 जो है वह सही है। मेसोपोटामिया के लेखों से दिलमुल, मगान तथा मेलूहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। इन लेखों में मेलूहा से प्राप्त कार्नेलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों का उल्लेख मिलता है। मेलूहा के विषय में मेसोपोटामियाई मिथक बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। मेसोपोटामिया लेख में मेलूहा को नाविकों का देश कहा गया है। उल्लेखनीय है कि व्यापार में लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए मुहरों तथा मुद्रांकनों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह वर्णमाला पर आधारित थी, यह कथन सही नहीं है। यह वर्णमाला पर आधारित नहीं थी, भावचित्रात्मक थी। दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जो कि सही है। मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है तथा एक सांकेतिक चित्र बना है, यह भी सही है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिलते हैं, यह कथन भी सही है। ऑप्शन 1 जो है वह सही नहीं है। हड़प्पाई लिपि भावचित्रात्मक लिपि थी, न कि वर्णमालीय। इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के मध्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है।
जिससे प्रतीत होता है कि लिखने वाले ने दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया है और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा मिलता है, संभवतः यह मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है, और इन पर बना चित्र अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। हड़प्पाई लेख अधिकांशतः संक्षिप्त है और इसमें सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिलते हैं। हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बाटों का निर्माण सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से होता था, जो कि सही है। अधिकांशतः ये बाट निशान रहित तथा घनाकार होते थे, यह कथन भी सही है। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी तथा ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, यह कथन भी सही है। इस प्रकार तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित मत कौन सा है? सर्वाधिक प्रचलित मत है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सर्वाधिक प्रचलित मत जलवायु परिवर्तन है, जिसका कारण वनों की कटाई रहा होगा, जिससे अत्यधिक बाढ़ तथा अत्यधिक सूखे की स्थितियां उत्पन्न हुई होंगी तथा सभ्यता का शनैः पतन हो गया होगा। उल्लेखनीय है कि इसके अतिरिक्त एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्वों का अंत भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना जाता है। मुहरों, लिपियों, विशिष्ट मानकों तथा मृद भांडों का लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग और शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकृति पूजा के संकेत मिलते हैं, जो कि सही है। इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया, यह कथन सही नहीं है। पूजा स्थल अर्थात मंदिरों का कोई जो साक्ष्य है हमें नहीं मिलता। जादू टोने पर भरोसा करते थे, यह कथन सही है। ऑप्शन 1 और 3 यहाँ पे सही है। हड़प्पाई मुहरों तथा अन्य वस्तुओं पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं, जो कि प्रकृति पूजा के संकेत माने जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में उसकी समकालीन सभ्यताओं की भांति किसी मंदिर या विशाल पूजा स्थलों के संकेत नहीं मिलते। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार तथा विशाल भवन को धार्मिक स्थान मानने में पुरातत्वविद अभी तक एकमत नहीं है। हड़प्पावासी जादू टोने पर विश्वास करते थे। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक है S.N. रॉय की, ऑप्शन ए। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी S.N. रॉय ने लिखी है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन जॉन मार्शल ने लिखी है। द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो जॉन डेल्स ने लिखी है। और माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान E.M. व्हीलर ने लिखी है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 में हड़प्पा स्थल दिए गए हैं व सूची 2 में उत्खननकर्ता दिए गए हैं। लोथल का उत्खनन S.R. राव ने करवाया था। कालीबंगा का B.B. लाल ने, धोलावीरा का R.S. बिष्ट ने और हड़प्पा का माधव स्वरूप वत्स के द्वारा करवाया गया था। 1955 में S.R. राव द्वारा लोथल में उत्खनन आरंभ किया गया। 1960 में B.B. लाल तथा B.K. थापर के नेतृत्व में कालीबंगा का उत्खनन प्रारंभ हुआ। 1990 में R.S. बिष्ट द्वारा धोलावीरा का उत्खनन आरंभ किया गया और 1921 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ किया गया।